प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। मैं प्रभु दयाल मिश्रा, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय मोरीजा ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत भाग 1, जो कि भूगोल की पुस्तक है, इसके अध्याय 2, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, इसके भारत का भौगोलिक वितरण के अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। प्रायद्वीपीय पठार का आकार एक मेज जैसा है, यानी आसपास से नीचा और ऊंचाई वाला भाग लगभग समतल है। यह पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। शैल कहते हैं चट्टानों को, अर्थात यह पुरानी क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों का बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। इसका निर्माण जो गोंडवाना भूमि थी, गोंडवाना लैंड का यह एक भाग है, उसी का एक हिस्सा है जो उसके टूटने से उससे अलग होकर के बना है। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है, अर्थात पृथ्वी का जो प्राचीनतम भूभाग है उसका एक भाग भारत का प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठारी भाग की ये विशेषताएं चल रही है। पहला हम देखते हैं, यदि इसकी विशेषताओं में तो हम अनेक विशेषताएं लिख सकते हैं। पहली विशेषता, यह पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। दूसरी विशेषता, यह गोंडवाना भूमि का एक भाग है। तीसरी विशेषता, यह पृथ्वी का प्राचीनतम भूभाग है। चौथी विशेषता, इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। चौड़ी और छिछली घाटियों से तात्पर्य है कि ये घाटियाँ चौड़ी हैं और छिछली हैं, दूर दूर हैं, और इसकी पहाड़ियाँ गोल आकार की हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दूसरा दक्कन का पठार। ये भी प्रश्न आता है कि प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा गया है। दो भागों में हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला मध्य उच्च भूमि के नाम से और दूसरा दक्कन का पठार के नाम से। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी के उत्तर में, यानी नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, इसे ही हम मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। विंध्य श्रृंखला। विंध्य श्रृंखला से तात्पर्य विंध्याचल पर्वतमाला, दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला, यानी दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला पर्वत श्रेणी और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। विंध्याचल जो पर्वतमाला है वो दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणियों से, सतपुड़ा श्रृंखला यानी सतपुड़ा पर्वतमाला से, और उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाती है। जैसे जैसे इस पठार का भाग पश्चिम की ओर बढ़ता है तो यह राजस्थान में जो पश्चिम का बलुई कहते हैं, बालू मिट्टी,
और पथरीला जो मरुस्थल है उससे मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा और केन ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। अर्थात ये जो नदियां हैं कौन कौन सी, चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है और इस प्रकार वे इस क्षेत्र को ढाल को दिखाती है। अर्थात मध्यवर्ती जो ये उच्च भूमि है इसका ढाल किस ओर है, तो हम इसके लिखेंगे कि मध्यवर्ती जो पठारी भाग की उच्च भूमि है जिसे मध्य उच्च भूमि कहते हैं, इसका ढाल उत्तर पूर्व की ओर है, क्योंकि पानी हमेशा नीचे की सतह की ओर ही बहता है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में सकड़ी है, यानी ये पश्चिम में चौड़ी है और पूर्व में सकड़ी है, संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। ये जो मध्य उच्च भूमि वाला जो पठार है इसे स्थानीय भाषा में पूर्व की ओर जो इसका विस्तार है इसे स्थानीय भाषा में बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जानते हैं। इसके पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है तथा इसका जो पूर्व का जो भाग है जहाँ दामोदर नदी बहती है इसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, त्रिभुज आकार यानी त्रिभुज जैसा। तो दक्षिण के पठार की जो आकृति है वो त्रिभुज जैसी है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। अर्थात दक्षिण का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है। तो ये जो दक्षिण का पठार है या प्रायद्वीपीय पठार है इसका आधार उत्तर में है, यानी चौड़ाई इसकी उत्तर में अधिक है और जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाएंगे यह सकरा और नुकीला होता चला जाएगा। इसका शीर्ष दक्षिण में है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला यानी सतपुड़ा पर्वतमाला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। इसके पूर्व की ओर महादेव, कैमूर की पहाड़ी और मैकाल श्रृंखला है। भारत के भौतिक मानचित्र में हम इन पहाड़ियों और श्रृंखलाओं को ज्ञात कर सकते हैं। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। दक्षिण के पठार का ढाल किस ओर है? पूर्व की ओर है। पश्चिम में इसकी ऊंचाई है, इसीलिए दक्षिण पठार की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये प्रश्न आता है कि दक्षिण के पठार का ढाल किस ओर है, प्रमाण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा दक्षिण के पठार का ढाल पूर्व की ओर है और इसका प्रमाण है कि दक्षिण के पठार की अधिकांश नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इस दक्षिण के पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में है, इसे स्थानीय भाषा में स्थानीय रूप से मेघालय कहते हैं, कार्बी एंगलोंग पठार कहते हैं, उत्तर कचार पहाड़ी भी कहते हैं। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया। भ्रंश भूमि का वो भाग होता है जो किसी एक भाग को पृथक कर देता है, तो यह छोटा नागपुर से अलग हो गया। पश्चिम से पूर्व की ओर
तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं, तीन प्रमुख श्रृंखलाएं, पर्वत श्रेणियां हैं, पहाड़ियां हैं, जिनके नाम हैं गारो, खासी और जयंतियां। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं। ये पठार, इसके पूर्व की ओर पूर्वी घाट है और पश्चिम में पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। पश्चिमी घाट है वो पश्चिमी तट के समानांतर से बराबर स्थित है। वे सतत है, सतत यानी क्रमशः लगातार हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के मानचित्र में हम थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट भी देख सकते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट ऊंचे हैं। इससे तात्पर्य पश्चिमी घाट की ऊंचाई अधिक है और पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है। यदि हम तुलना करें तो पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। यानी पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है और पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। यानी पूर्वी घाट का जो विस्तार है महानदी से दक्षिण की ओर नीलगिरी की पहाड़ियों तक है। पश्चिमी घाट का विस्तार सतत नहीं है, पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। यानी पूर्वी, जैसे पश्चिमी घाट का विस्तार सतत था उसी प्रकार पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, अनियमित है। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं उन नदियों ने इस पूर्वी घाट को काट दिया। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। देखिए, जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर्वतीय वर्षा होती है। उसका एक कारण है कि पश्चिमी घाट में जो अरब सागर से मानसूनी पवनें उठती हैं वो सीधे पश्चिमी घाट से टकराकर वर्षा कर देती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट के नाम पृथक पृथक है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। पश्चिमी घाट पे जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर हैं जैसे अनाईमुड़ी, इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। डोडा बेटा, इसकी ऊंचाई है 2633 मीटर। यह प्रश्न आता है पश्चिमी घाट के सबसे ऊंचे शिखर कौन सा है, तो एक का नाम आएगा तो बताएंगे हम अनाईमुड़ी, दो के नाम पूछे जाते हैं तो अनाईमुड़ी और डोडा बेटा। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1500 मीटर। यह भी प्रश्न आ जाता है कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, महेंद्रगिरी, और इसकी ऊंचाई है 1500 मीटर। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शेवराय तथा जावेड़ी की पहाड़ियाँ हैं। उड़गमंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, कोडई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है। मैंने आपको पूर्व में बताया था, मृदा कहते हैं मिट्टी को। तो प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यह है कि यहाँ की मिट्टी काली है और इसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न आ जाता है दक्कन ट्रैप से क्या तात्पर्य है, उत्तर होगा प्रायद्वीपीय पठार में जो काली मिट्टी पाई जाती है उसे ही दक्कन ट्रैप कहते हैं। इस काली मिट्टी की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल आग्नेय हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन कहते हैं, वायु के द्वारा, पानी के द्वारा जो
मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, इसे हम अपर्दन कहते हैं। जो कटाव होता है शैलों में, चट्टानों में, उसे हम अपर्दन कहते हैं, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तरी किनारे पर स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी किनारे पर अरावली पर्वतमाला है। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। अपर्दित और खंडित है, यहाँ अपर्दन कटाव अधिक है, खंडित कहीं से ऊंची है, कहीं से नीची है, टूटी फूटी है। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व की दिशा में फैली है। इस अरावली पर्वतमाला का विस्तार गुजरात से लेकर के दिल्ली तक है, जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व में है। आशा है आपको भारत का प्रायद्वीपीय पठार ठीक से समझ में आ गया होगा। कल हम भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। अस्तु।